एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, आज के इस वीडियो में हम करेंगे खास तौर पे आपकी यूनिट 2 कंप्लीट। इस पार्ट में नहीं, आने वाले कुछ पार्ट में यूनिट 2 जो है आपकी रिसर्च मेथड्स, शोध विधियां जो है उसको हम कंप्लीट करेंगे। उसके जो आपके पीवाईक्यूज हैं एक एक करके सारे के सारे खोलेंगे लाइन वाइज, और सारे जैसे आपने पहले के किए हुए हैं पीवाईक्यू उसी प्रकार से करेंगे। और इसको करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको समझ में आएगा लेक्चर के साथ साथ। ये सारी चीजें देखिए आपने प्रीमियम में ऑलरेडी कवर किया हुआ है डिटेल में, तो आप वहां से भी देख सकते हैं। और आप यहाँ पर जो देखने वाले हैं वो सारे आपके रिसर्च के सवाल होंगे लाइन से, ठीक है। तो इसको एंजॉय करें, साथ साथ में आपको ये पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दी जाएगी अगर आप अप्रोप्रिएट ग्रुप में है तो, ठीक है। अगर आपका पीडीएफ वाला कोर्स है तो आपको मिल जाएगी। यहाँ पर देखिए हम करने वाले हैं यूनिट 2 सेकेंड। तो सबसे पहले चलते हैं हम सवाल नंबर 1 के ऊपर, ठीक है। ओके, यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है। यहाँ पे कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कोरिलेशन कोएफिशिएंट रिप्रेजेंट्स द वेरिएबल्स विद द वीकेस्ट डिग्री। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा सहसंबंध गुणांक संबंध की दुर्बलतम डिग्री वाले चर का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, यहाँ पे प्लस माइनस दिया हुआ है, तो आपको ये मालूम है, नहीं मालूम है तो सुनिए। यहाँ पर देखिए इस प्रकार से क्या बनती है, अरे अरे अरे, इस प्रकार से क्या बनती है, इस प्रकार से आपकी बनती है नंबर लाइन। ठीक है, यहाँ पे रहता है 0। हमेशा ध्यान रखिएगा आपके सीधे हाथ में क्या होगा, आपके राइट हैंड साइड में क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव वाले अंक आएंगे। और आपके लेफ्ट हैंड साइड में क्या होगा, हमेशा आपके नेगेटिव वाले अंक आएंगे। ठीक है, राइट साइड में कौन सा होगा, धनात्मक होगा यानी कि पॉजिटिव होगा, और लेफ्ट साइड में क्या होगा आपका, नकारात्मक होगा यानी कि नेगेटिव वाले साइन होंगे। ठीक है, अब आपको कुछ नहीं करना है, केवल लिखते जाना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस प्रकार से आगे जहां तक गिनती आती है आपको वहां तक। और यहाँ पे भी आप करेंगे -1 -2 -3 -4 -5 -6, इस प्रकार से आप यहाँ पर क्या होते हैं, इस प्रकार से यहाँ पर आप आगे चलते जाते हैं। ठीक है, यहां तक कहानी क्लियर है। ओके, अब वहीं पर देखिए हम बात करने वाले हैं खास तौर पर किसके बारे में, हम बात करने वाले हैं 0 और इसके बीच में 1 और +-1 के बीच में, यहां पर हम बात करने वाले हैं। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे कैसे नंबर लाइन बनती है उसको यहाँ पर देखिए। अब ये आपकी नंबर लाइन है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 0 है। आपको मालूम है कि आपने कहां तक जाना है, यहाँ पे केवल +1 तक जाना है, और यहाँ पे आपने केवल -1 तक जाना है। ठीक है, तो आप क्या करते हैं, अगर आपको बोला जाए कि 0 से लेके 1 तक आपको जाना है तो कैसे जाएंगे आप जाएंगे 0.1 0.2 0.3 0.4, ऐसे करते करते आएंगे आप 0.9 तक। और उसके बाद जैसे ही आप 1 पे पहुंचेंगे तो क्या हो जाएगा 1.0, फिर क्या आएगा 1.1, फिर क्या आएगा 1.2, फिर क्या आएगा 1.3, ऐसे करते 1.9 तक पहुंचेंगे। उसके बाद +1 करेंगे तो क्या हो जाएगा 2.0, इस प्रकार से आप आगे चलते हैं। सेम वही चीज क्या करनी है, सेम वही चीज हमको यहाँ पर भी पुट करनी है। ठीक है, यहाँ पर भी हमको सेम उसी चीज को इंसर्ट करना है, और देखिए अब आपका अंक कैसे बनता है। ठीक है, ताकि आपका सवाल जीवन में कभी गलत नहीं होगा। अब 0.1 0.2 0.3 0.4, ऐसे करते करते यहाँ पे क्या आएगा 0.9, और फिर अंत में क्या आएगा 1। उसी प्रकार से यहाँ पे क्या बनेगा आपका, यहाँ पे आपका बनेगा -0.1 -0.2, ये जो अंक है सारे सेम रहेंगे, केवल चिन्ह जो है आपका वो चेंज हो जाएगा, जो साइन है आपका वो चेंज हो जाएगा। 0.3 0.4 0.5 0.6, और यहाँ पे -0.9। ठीक है, उस प्रकार से आपकी जो ये कोरिलेशन की हम बात करते हैं, -1 से बनती है कहां तक, -1 से बनती है आपके +1 तक। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखिएगा जब भी पूछा जाएगा कोरिलेशन कोएफिशिएंट की जो आपकी रेंज होती है वो कहां से होती है, -1 टू +1। ठीक है, इतना क्लियर है आपको, ये आपकी जो है रेंज होती है -1 टू +1। ठीक है, ओके। अब आगे देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है कि वीकेस्ट डिग्री। अब आपको क्या ध्यान रखना है कि जितना आप क्या रहेंगे, जितना आप 0 के करीब रहेंगे, यानी यहाँ के जो अंक रहेंगे, ये वाले जो अंक रहेंगे, ये क्या रहेंगे, ये आपके कमजोर रहेंगे, यानी कि ये क्या रहेंगे, ये आपके वीक रहेंगे। ठीक है, ये आपके वीक रहेंगे, ये आपके दुर्बल रहेंगे। यहाँ पे जितना आप 0 के पास में रहेंगे, ठीक है, जितना 0 के पास में रहेंगे उतना वीक रहेगा। और जितना आप 1 के पास में रहेंगे, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव, ये आपको ध्यान रखना है दोनों ही केसेस में, चाहे पॉजिटिव हो या चाहे नेगेटिव हो, दोनों ही केस में जब भी आप 1 के पास में होंगे तो क्या रहेगा, वो आपका स्ट्रांग हो जाएगा, यानी कि वो आपकी जो ताकत है वहां पर क्या हो जाएगी, वहां पर बढ़ के निकलेगी। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये बेसिक सा कंसेप्ट है, इसके चलते आप कभी सवाल को गलत नहीं करेंगे। ठीक है, कितना होना चाहिए, 1 के पास होगा तो हमेशा क्या रहेगा, स्ट्रांग रहेगा। अब आपको सवाल में क्या पूछ रहा है, सवाल में पूछ रहा है आपसे वीकेस्ट डिग्री। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे 4 अंक दिए हुए हैं इस प्रकार से। अब आपको क्या देखना है
कि इसमें 1 के पास में कौन है, ठीक है। ये -1 कर लेते हैं, यहाँ पे 0 कर लेते हैं और यहाँ पे 1 कर लेते हैं, +1 कर लेते हैं, ठीक है। अब आपको यहाँ पर देखना है कि इसमें से 1 के पास में कौन है या फिर 0 के पास में कौन है, कुछ भी आप देखें, आंसर आपका एक ही आने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए -0.84 ये कहां पर आएगा बताइए, ये 0.84 कहां पर आएगा, माइनस वाला वो आएगा यहाँ पर -0.84, ठीक है। ये यहाँ पर आएगा आपका -0.56, वो कहां पर आएगा -0.56, ये यहाँ पर आएगा +0.75, +0.75 यहाँ पर आएगा और +0.08 वो कहां पर आएगा आपका +0.08, ठीक है। ये कहां पर आ रहा है आपका, ये आएगा आपका यहाँ पर 0 के पास में, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पास में कौन दिख रहा है आपके 0 के, 0 के पास में आपको ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है या ये दिख रहा है, सबसे पास में कौन है 0 के, बिल्कुल सही, सबसे पास में कौन है आपका 0.8, और यही क्या शो करेगा आपकी, यही आपकी वीकेस्ट डिग्री शो करेगा, यही आपका दुर्बलतम डिग्री यहाँ पर शो करने वाला है। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा आपका, सही आंसर होगा आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 +0.8, ठीक है। +0.8 यहाँ पे रखा गया है, ये क्या है आपका, ये आपका करेक्ट आंसर है, इसलिए आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है +0.08, ताकि आपको लगे कि क्या है, यहाँ पर 80 की बात हो रही है इसलिए आपको यहाँ पर कंफ्यूज किया है, 80 की बात हो रही है इसलिए आपको कंफ्यूज किया है यहाँ पर, ठीक है। आप क्या करेंगे, 0.8 को 0.8 इस प्रकार से समझ के क्या कर देंगे आप यहाँ पर मार्क कर देंगे इसके आगे, ठीक है। और वहीं पर क्या हो जाएगा, आप आंसर जो है गलत हो जाएगा, आप वहां पर इसको मार्क कर देंगे सही आंसर, लेकिन सही आंसर क्या है, सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 4 +0.08, ठीक है। पूरा कहानी समझ में आ गई आपको कैसे हुआ। चलिए अब हम चलते हैं आगे। ओके, ये जो आपका है कोरिलेशन कोएफिशिएंट, इसकी जो वैल्यू कहां से होती है, इसकी वैल्यू होती है -1 से लेके +1 तक, ये आपको ध्यान रखना है हमेशा। जब भी 0 के पास में होगा वो रहेगा आपका वीक वाला, और जब भी 1 के पास में रहेगा तो क्या रहेगा, वो रहेगा आपका स्ट्रॉन्ग वाला, ठीक है। ओके, उसी के साथ इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं पियर्सन आर भी, इसको हम क्या बोलते हैं, पियर्सन आर के नाम से भी इसको हम जानते हैं, ठीक है। और इसी के साथ साथ क्या है, ये क्या बताता है हमको, ये एक वेरिएबल ए, एक चर हमारा ए और दूसरा चर हमारा बी, इन दोनों के बीच में हमको क्या बताता है, इन दोनों के बीच में हमको सहसंबंध बताता है, यानी ए और बी के बीच में कैसा संबंध है, कैसा रिलेशन है, वो हमको यहाँ पर बताता है इसके बारे में, ठीक है। मतलब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम कैसे कह सकते हैं, यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि मान के चलिए यहाँ पे एक पति है और यहाँ पे एक पत्नी है, ठीक है। एक पति और पत्नी है, हस्बैंड और वाइफ यहाँ पर है। तो बताइए इनके बीच कोरिलेशन कैसा होगा, मतलब किस घर में रहते हैं उस संबंध में कोरिलेशन कैसा होगा इनके बीच में, इनके बीच में हमको स्ट्रॉन्ग देखने मिलेगा कोरिलेशन, ठीक है। लेकिन इस पति का, बॉस का, मैनेजर का, सीईओ जो है ना, उसका और इसके पति का या फिर इसकी पत्नी का अगर कोई बॉस सीईओ है वो सब है, तो उन दोनों के बीच में क्या सहसंबंध है, उन दोनों के बीच में यहाँ पर वीक सहसंबंध रहेगा, है ना। कोई सहसंबंध नहीं है उनका कि कौन से घर में रह रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यही हमको देखने के लिए मिलता है, क्या बताता है हमको, ए वेरिएबल और बी वेरिएबल के बीच क्या बताता है हमको, ये हमको सहसंबंध बताता है कि इन दोनों के बीच में कितना सहसंबंध स्ट्रॉन्ग है या वीक है, ठीक है। इसलिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, हम इस्तेमाल करते हैं कोरिलेशन कोएफिशिएंट का, सहसंबंध गुणांक का, उसको एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे अगले सवाल के ऊपर। अगला सवाल जो आपके सामने है वो ये है कि इफ अ स्टूडेंट स्कोर 12 ऑन अ टेस्ट of which the mean is 16 and the standard deviation is 4, what is what। यदि एक छात्र एक परीक्षण में 12 अंक प्राप्त करता है जिसका माध्य 16 है और मानक विचलन 4 है, तो क्या क्या होगा। सिंपली आपसे किसके बारे में पूछ रहे हैं, सिंपली आपसे पूछ रहे हैं यहाँ पर Z स्कोर के बारे में। ये आपने देखा हुआ है ऑलरेडी, क्या होता है, ये हमारा एक स्टैंडर्ड स्कोर होता है, ठीक है। इसको देखिए, निकालने के दो तरीके हैं, अगर आप दोनों तरीके से जाना चाहें तो जा सकते हैं आप, जो आपको सुटेबल लगे। सिंपली देखिए, आपको ये तो मालूम है ना हमारे लेक्चर्स करके कि इस प्रकार से क्या बनती है, घंटी के आकार का क्या बनता है, हमारा एनपीसी बनता है, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व बनता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, जब भी जेड स्कोर की बात आएगी तो हमेशा बीच में क्या मिलेगा आपको, बीच में आपको यहाँ पे ध्यान रखना है क्या, 0 रहता है, ठीक है। और जेड स्कोर का मीन क्या रहेगा, हमेशा 0 रहेगा, और स्टैंडर्ड डिविएशन कितना रहता है, वो रहता है आपका 1, ठीक है। हमेशा ये 1 के चक्कर में आगे ऊपर नीचे बढ़ता है, तो यहाँ पे ध्यान रखना है, यहाँ पर क्या आएगा, 1 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा और 3 आएगा। हमेशा क्या बताया है, राइट साइड में क्या रहेगा आपका, पॉजिटिव रहेगा, तो +1 +2 एंड +3। लेफ्ट साइड में क्या रहता है, नेगेटिव रहता है, तो -1 -2 -3, ठीक है। ये कहानी क्लियर है यहाँ तक, ऑल राइट। अब यहाँ पर देखिए आगे क्या हो रहा है, ठीक है। जेड स्कोर का ये आपको बताया हुआ है, मीन 0 रहेगा हमेशा और यहाँ पे 1 रहेगा, ठीक है। लेकिन ये तो हम नॉर्मल कंडीशन की बात कर रहे हैं, हमको क्या दिया हुआ है यहाँ पर,
हमको यहाँ पे स्कोर्स दिए हुए हैं, लेकिन क्या उससे हमारे जेड स्कोर पे फर्क पड़ेगा? नहीं। क्यों? देखिए, अब यहाँ पे सेम चीज हमने बना दी है। यहाँ पर ये सेम हमारा मीन माध्य आ गया है यहाँ पर, ठीक है। और उसके बाद देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे मीन कितना बोल रहे हैं? 16 बोल रहे हैं। हमें उससे कोई मतलब नहीं है दुनिया में क्या हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, ठीक है। हमें उससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे कुछ भी मीन दिया है, यहाँ पे कितना दिया है? माध्य उसका 16 दिया है। मानक विचलन कितना दिया है? 4 दिया हुआ है। हम क्या करेंगे, 16 में हमको मालूम है 1 2 3 3 घर जो है हमको आगे जाना है, जैसे आप लूडो में खेलते हैं, ठीक है। तो यहाँ ध्यान रखना है आपको, 3 आगे जाना है। 3 आगे जाएंगे तो कैसे करेंगे आप? 16 प्लस 4, फिर 16 प्लस 4 प्लस 4, और फिर 16 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4, ठीक है। कर सकते हैं, सिंपल कैलकुलेशन है आपका ये। यहाँ पे कितना आएगा? 20, यहाँ पे कितना आएगा? 24, और यहाँ पे कितना आएगा आपका? 28, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है आपको? अब यहाँ पे हमने आपने ऐड क्यों किया? क्योंकि आपको मालूम है जब भी सीधे हाथ में जाएंगे, जब भी हम राइट हैंड साइड जाएंगे, हमको क्या करना है? हमको ऐड करना है। जब भी हम पीछे आएंगे, बैक साइड में आएंगे, तो क्या करना है हमको? माइनस करना है। तो पहली वैल्यू कितनी आएगी? पहली वैल्यू आएगी आपकी -12, दूसरी कितनी आएगी? -8, और तीसरी कितनी आने वाली है आपकी? -4। इतना ही आपको करना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद देखिए, आपको मालूम है अगली चीज क्या है, वो ये है कि आपको मालूम है कि यहाँ पे हमेशा 0 रहेगा। जेड स्कोर की जब भी हम बात करेंगे यहाँ पे 0 रहेगा, ठीक है। उसके बाद क्या आता है आपको मालूम है, स्टैंडर्ड डिवीजन 1 के आगे चलता है, एक एक करके जेड स्कोर में, ठीक है। तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3। यहाँ पे क्या आएगा? -1, -2 और -3। देखिए सेम जैसे हमने ये बनाया था वैसे ही हमने सेम आपके सामने बनाया है अभी लाइव। आपको केवल कितना ध्यान रखना है, ये आपको ध्यान रखना है, बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक है। 0 होता है मीन जेड स्कोर में, और यहाँ पर ये होता है। अगर मान के चलिए यही पे हमने क्या पूछा होता, यही पे हमने पूछा होता आपका टी स्कोर कितना होता है, तो वो बताइएगा आप टी स्कोर कितना होता है, ठीक है। तो कैसे मालूम होगा? आपने लेक्चर में बताया हुआ है टी स्कोर का मीन कितना होता है और टी स्कोर का आपका स्टैंडर्ड डिविएशन कितना होता है, ठीक है। वो आप ध्यान रखेंगे तो आप टी स्कोर भी निकाल लेंगे इसमें कि टी स्कोर इसका कितना रहने वाला है। फिलहाल देखें यहाँ पर -12 कहाँ पे चिपका हुआ है? वो चिपका हुआ है -1 के ऊपर। तो एग्जाम के अंदर सही आंसर क्या होगा आपका? -1.0, बिना किसी कंफ्यूजन के, बिना किसी दिक्कत के, ठीक है। कहानी क्लियर है आपको यहाँ तक? सही आंसर क्या होने वाला है आपका? सही आंसर होने वाला है यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ये आपका जो है करेक्ट आंसर है। क्यों है वो आपने देख लिया, सबूत यहाँ पर आपकी आंखों के सामने, ठीक है। अब हम चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछ रहा है? अगला सवाल पूछ रहा है विच वन इज द करेक्ट फॉर्मूला फॉर वेरियांस, ठीक है। वेरियांस के लिए आपका करेक्ट फॉर्मूला कौन सा है? अब इसमें देखिए आपको केवल रटना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा कि प्रसरण के लिए क्या होता है, ठीक है। प्रसरण हेतु सही सूत्र कौन सा है? तो सही सूत्र कौन सा है इसमें आपका? इसमें सही सूत्र आपका है, वो है आपका ऑप्शन नंबर सेकंड, प्रसरण। प्रसरण क्या होता है? इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार द होल स्क्वायर अपॉन n, ठीक है। इसको रटना पड़ेगा, कुछ इसमें कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है। मतलब फॉर्मूला होता है तो होता है, अब इसमें क्या कर सकते हैं, ठीक है। विच वन इज द करेक्ट फॉर्मूला फॉर वेरियांस? वेरियांस का करेक्ट फॉर्मूला क्या है? ये आपका करेक्ट फॉर्मूला है। अब आपको नहीं लगता है, कभी भी आप देखिए एनटीए यूजीसी नेट कभी भी इसको नॉट रिपीट, है ना, कभी भी इसको रिपीट नहीं करेगा गिरी से गिरी हालत में, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। अगर पूछ लेता तो अच्छी बात है, लेकिन आप देखिए कभी भी आपको ये रिपीट होता हुआ सवाल नहीं मिलेगा, लेकिन आप इसको ध्यान रख लें। ऐसा नहीं करते हैं, इसको ऐसे रहने देते हैं। सही आंसर क्या है आपका? ऑप्शन नंबर 2 वेरियांस यहाँ पर जो है ये इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। ये इसका सही आंसर है, इसको आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। फिर हम चलते हैं आगे अगले सवाल की ओर। कितने कर लिए हमने? 3 सवाल कर लिए यहाँ पर। अब हम चलते हैं यहाँ पर चौथे सवाल की ओर। वो क्या बोल रहा है हमसे, उसको देखिए। अब वो यहाँ पे क्या बोल रहा है? अ रिसर्चर इज इंटरेस्टेड in testing the effectiveness of pre-post intervention on a single group test that could be used is। एक शोधकर्ता किसी एकल समूह पर पूर्व पश्च हस्तक्षेप की प्रभावकारिता का परीक्षण करने का इच्छुक है। सांख्यिकीय परीक्षण का प्रयोग किया जा सकता है। अब यहाँ पर देखिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे उसको हमको देखना है। अभी आपने क्या देखा? अभी आपने देखा यहाँ पर कोरिलेशन। कोरिलेशन में क्या होता है? आपके पास एक ग्रुप होता है क्या? नहीं, आपके पास 2 हो सकते हैं, ठीक है। ए और बी रहेगा, पति और पत्नी यहाँ पर, ठीक है। तो उनके बीच यहाँ पे सिंगल ग्रुप की बात तो कहीं से भी नहीं आने वाली है, ठीक है। तो कोरिलेशन तो आपने ऑलरेडी एलिमिनेट कर दिया, सहसंबंध की यहाँ पर बात बिल्कुल भी नहीं होगी, ठीक है। सहसंबंध की बात बिल्कुल नहीं करेंगे हम यहाँ पर। उसके बाद देखिए अभी आपने प्रीवियस लेक्चर में देखा था, अनुवा के बारे में बताया था आपको। अनुवा हम कब इस्तेमाल करते हैं? जब हमारे पास मोर देन 2 ग्रुप्स हों, ठीक है। 2 ग्रुप से जब भी हमारे पास क्या होंगे, जब भी हमारे पास ज्यादा होंगे, हम किसका इस्तेमाल करेंगे? जब भी हमारे पास 2 ग्रुप से ज्यादा होंगे हम किसका इस्तेमाल करेंगे? हम अनुवा का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? फुल फॉर्म है इसका आपका एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, ठीक है। प्रसरण का विश्लेषण के लिए हम करते हैं इसका इस्तेमाल। पूरा बताया हुआ है कैसे निकालते हैं, MSSA डिवाइडेड बाय MSSW, पूरा बताया हुआ है, उसको आप अच्छे से देखें, ठीक है।
ओके, तो यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब है हमको ये तो समझ में आ गया कि ना इसमें हमारा अनोवा का काम है और ना ही इसमें हमको कोरिलेशन का काम है। तो इसको तो हमने क्या कर दिया, इसको तो हमने पहले ही काट दिया, पहले ही एलिमिनेट कर दिया, इसका तो यहाँ कुछ होने वाला है नहीं। अब बात आती है यहाँ पे काई स्क्वायर की और बात आती है यहाँ पर टी टेस्ट की। ठीक है, टी टेस्ट का इस्तेमाल कब करते हैं यहाँ पर हम, जब हमको क्या करना होता है, जब हमको एक ग्रुप के ऊपर या दो ग्रुप के ऊपर हमको क्या देखना होता है, हमको उनका मीन देखना होता है। ठीक है, उनका माध्य देखना होता है कि मतलब प्रॉपर हमको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, जो भी हम चेक कर रहे हैं उसको। ठीक है, अब यहाँ पे किसकी बात हो रही है, आप लेक्चर को याद करिए, आपको क्या बताया था, दो प्रकार के होते हैं, एक होता है आपका अनकोरिलेटेड और दूसरा क्या होता है आपका, दूसरा होता है आपका कोरिलेटेड। ठीक है, अनकोरिलेटेड में क्या होता है, आपके आपके दो ग्रुप होते हैं, एक होता है लड़कियों का ग्रुप, ठीक है, जो क्या कर रही हैं, जो यहाँ पे चोटी बांध के आ रही हैं। ठीक है, और दूसरा होता है लड़कियों का ग्रुप जो क्या कर रही हैं, जो यहाँ पर कह सकते हैं कि वो जो है बॉय कट उन्होंने जो है अपने केश रखे हुए हैं। ठीक है, और यहाँ पे चोटी। ठीक है, तो ये इन दोनों के बीच में देखना है कि कुछ इंटेलिजेंस में फर्क होता है या नहीं होता, तो उसके लिए किसका इस्तेमाल करेंगे, कोरिलेशन करेंगे क्या, नहीं, काई स्क्वायर करेंगे क्या, नहीं, किसका इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर हम, यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे हम टी टेस्ट का। ठीक है, ये बात तो समझ में आ गई, ये कौन सा केस हो गया, ये हो गया आपका अनकोरिलेटेड वाला। ठीक है, लेकिन यहाँ सवाल में क्या पूछ रहा है आपसे, सवाल में पूछ रहा है आपसे वो प्री पोस्ट इंटरवेंशन की बात कर रहा है ऑन अ सिंगल ग्रुप। सिंगल ग्रुप यानी कि क्या कर सकता है वो, उसको अगर चेक करना है कि कुछ मान के चलिए ये लड़की है, ठीक है, और ये दवाई है, और फिर ये अगेन लड़की है। ठीक है, ग्रुप वही है, 10 लड़कियों का समूह है, 10 लड़कों का समूह है, जो भी आप करें, यहाँ पे भी अगेन 10 लड़कियों 10 लड़कों का समूह है। तो क्या किया, पहले उनका इंटेलिजेंस चेक किया यहाँ पर, उसके बाद उनको दवाई खिलाई, दवाई खिलाई, दवाई खिलाई, उसके बाद उनको क्या किया, फिर से अगेन इंटेलिजेंस का उनको टेस्ट लिया यहाँ पर। ठीक है, ग्रुप क्या कोई चेंज हुआ है, एक से ज्यादा ग्रुप है क्या यहाँ पर, नहीं, यहाँ पर भी 10 लड़के थे, 10 लड़कियां थी ABCD से लेके F तक, उसी प्रकार से यहाँ पर भी 10 लड़की लड़कियां थी ABCD से लेके F तक। ग्रुप कितना है, ग्रुप आपका सिंगल है, यहाँ पर एकल समूह है। ठीक है, एकल समूह है आपका, और हम क्या कर रहे हैं, प्री वाला, ये वाला कौन सा कहलाएगा, ये कहलाएगा आपका प्री वाला इंटरवेंशन, और ये वाला कौन सा कहलाएगा आपका, ये वाला कहलाएगा आपका पोस्ट इंटरवेंशन। कहानी खत्म होती है यहाँ पर इसी के साथ। सही आंसर क्या होने वाला है आपका, सही आंसर आपका होने वाला है यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 टी टेस्ट। ठीक है, ध्यान रखेंगे टी टेस्ट में डिग्री ऑफ फ्रीडम दो प्रकार से होती है, लेक्चर अच्छे से करें, वहां पे आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है कि अनकोरिलेटेड के अंदर कौन सी डिग्री ऑफ फ्रीडम अप्लाई होती है और कोरिलेटेड के अंदर आपकी कौन सी वाली अप्लाई होती है। प्रश्नों को अच्छे से पढ़ना है, जिस प्रकार से हमने पढ़ा है उसी प्रकार से आपको ही पढ़ना है। सिंगल ग्रुप की बात आएगी तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है। ठीक है, ऑल राइट, और काई स्क्वायर का इस्तेमाल कब करते हैं, जब हमारे पास कैटेगोरिकल वेरिएबल हो, डिस्क्रीट वेरिएबल हो, उसके बारे में हम तब बात करते हैं। ठीक है, ओके, अब हम देखते हैं यहाँ पर अगला सवाल क्या बोल रहा है। अगला सवाल बोल रहा है यहाँ पर क्लास इज टू द डैश प्रॉपर्टी ऑफ मेजरमेंट एज टाइम इज टू द डैश प्रॉपर्टी ऑफ मेजरमेंट। यहाँ पे हमको बोल रहे हैं मेजरमेंट की बात कर रहे हैं, यानी कि मापनी स्केल की बात कर रहे हैं। आपको सिखाया गया था एक शब्द जिसको आपको ध्यान रखना है जीवन में हमेशा, कौन सा, वो है आपका NOIR। ठीक है, फ्रेंच में इसको हम बोलते हैं काला, NOIR। ये होता है आपकी नॉमिनल स्केल के लिए, ये होता है आपकी ऑर्डिनल के लिए, ये होता है आपके इंटरवल के लिए, और ये होता है आपके रेशियो के लिए। उसी के साथ साथ आपको सिखाया गया था क्या, आपको सिखाया गया था कि ये जो है हम किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, ये इस्तेमाल करते हैं हम हमारे नॉन पैरामेट्रिक के लिए, और इनका इस्तेमाल करते हैं किसके लिए, इनका इस्तेमाल करते हैं हम पैरामेट्रिक टेस्ट के लिए। ठीक है, ओके, अब यहां बोल रहे हैं क्लास इज टू द डैश प्रॉपर्टी ऑफ मेजरमेंट एज टाइम इज टू द डैश प्रॉपर्टी ऑफ मेजरमेंट। ठीक है, तो आप बताइए कि क्या आप किसी क्लास की हम बात करें, अगर हम गुण की बात कर रहे हैं, ठीक है, अगर हम गुण की बात कर रहे हैं, यहाँ पर मापन के गुण की अगर हम बात करें तो हमको क्या दिया है, यहाँ पर क्लास दिया हुआ है। ठीक है, तो कोई भी अगर क्लास है तो उसका कुछ मैग्नीट्यूड होगा, विस्तार होगा। ठीक है, क्या उसका इक्वल यूनिट साइज होगा, या फिर वो आइडेंटिटी की तरह काम करेगा, या फिर एब्सोल्यूट जीरो की तरह काम करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो क्लास है किस प्रकार से काम करने वाली है, वो हमको क्लास बताती है कि पहचान है ना, ए क्लास का व्यक्ति है, बी क्लास का व्यक्ति है, सी क्लास का व्यक्ति है, कौन सी कैटेगरी, कैटेगरी 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 क्लास कैटेगरी। ठीक है, कौन से उसका कैटेगरी का व्यक्ति है। हम ये नहीं कह सकते कि इन दोनों के बीच में कितना फर्क है, आपके लिए सामान्य हो सकता है, दूसरे के लिए सामान्य नहीं हो सकता। इन दोनों के बीच में अमीर, मिडिल क्लास, गरीब की अगर हम बात करें, उनके क्लास में क्या फर्क है, तो हर किसी के लिए जो मापदंड है अलग अलग यहाँ पर हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगी क्लास, हमारी क्लास हमारे पास यहाँ पर आएगी आइडेंटिटी के रूप में, यानी कि पहचान के रूप में। ठीक है, थोड़ा सा ट्रिकी सवाल है, लेकिन यहाँ पे सही आंसर क्या है आपका, पहचान के रूप में आपको आएगी, यहाँ पर आइडेंटिटी के रूप में आएगी क्लास। क्लास इज टू द आइडेंटिटी प्रॉपर्टी ऑफ मेजरमेंट एज टाइम इज टू द टाइम का हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं, एब्सोल्यूट जीरो के लिए। ठीक है,
टाइम इज टू द एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी ऑफ मेजरमेंट यहाँ पर आएगा। ठीक है, निरपेक्ष शून्य की बात करें जो समय के मापन के निरपेक्ष शून्य गुण से समान है, ऐसा यहाँ पर आपका ये सवाल कह रहा है। ठीक है, अगर 10 बजा है तो 10 ही बजा है ना, 11 बजा है तो 11 ही बजा है, 10:30 बजा है तो 10:30 ही बजा है यहाँ पर। ठीक है, इनमें कुछ नहीं, कहीं कहीं पर घड़ी का अगर हम छोड़ दें वो सब बातें यहाँ पर, ठीक है, कहाँ से वो ग्रैंड मेरिडियन पास हो रहा है उसको छोड़ दें, तो आप समझ रहे हैं यहाँ पे सही आंसर क्या है आपका, आइडेंटिटी यहाँ पर है क्लास के लिए, एब्सोल्यूट जीरो है आपका यहाँ पर किसके लिए, टाइम के लिए यहाँ पर बोल रहे हैं। अगेन देखिए इस प्रकार का सवाल रिपीट नहीं होगा अगेन, फिर भी आप ध्यान रखें सही आंसर क्या है आपका ऑप्शन नंबर 3। ये था हमारा सवाल नंबर 5 यहाँ पर। अब हम चलते हैं सवाल नंबर 6 के ऊपर। सवाल नंबर 6 देखिए आपको फैक्टर एनालिसिस का एक वीडियो दिखाया हुआ है और वही आपको करके जाना है, उतने में ही आपको सवाल जो है बन जाएंगे लगभग सारे। यहाँ पर देखिए क्या बोल रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड टू डिटरमिन द नंबर ऑफ फैक्टर्स टू बी एक्सट्रैक्टेड इन फैक्टर एनालिसिस। ठीक है, कारक विश्लेषण में हम जो है करने वाले हैं उसके लिए हमको कितने फैक्टर्स एक्सट्रैक्ट करने होंगे वो आपसे सवाल पूछ रहा है। ठीक है, कारक विश्लेषण में निष्कर्षित किए जाने वाले कारकों की संख्या निर्धारण में निम्न में से किन किन का प्रयोग किया जाता है। केवल 2 ही चीजों का प्रयोग करते हैं यहाँ पर हम, और वो 2 चीजें कौन सी है, वो है आपका पहला जो है आपका वो है आपका स्क्री प्लॉट, और दूसरा कौन सा है आपका, दूसरा है आपका यहाँ पर आइगन वैल्यू। आइगन वैल्यू 1 से नीचे जाते ही क्या बनता है, एल्बो बनता है। ठीक है, जैसे ही एल्बो बनता है सीधा हो जाता है यहाँ पर, यहाँ से क्या करेंगे, इसके ऊपर के जो सारे फैक्टर्स हैं उनको हम यहाँ से उठा लेते हैं, इसके ऊपर के जो कारक हैं उनको हम उठा लेते हैं। ठीक है, स्क्री प्लॉट और आइगन वैल्यू की वजह से हम क्या करते हैं, कितने फैक्टर्स हमको उठाने हैं, डिटरमिन द नंबर ऑफ फैक्टर्स टू बी एक्सट्रैक्टेड, हमको कैसे मालूम पड़ता है, स्क्री प्लॉट से मालूम पड़ता है और आइगन वैल्यू से हमको यहाँ मालूम पड़ता है। तो ए और सी आपके यहाँ पर जो है सही आंसर हो गए, कहाँ दिया है, ए यहाँ है, सी यहाँ है, सी यहाँ है, ए सी यहाँ पर है। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या होने वाला है, करेक्ट आंसर होने वाला है आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 ए एंड सी ओनली। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे, स्क्री प्लॉट एंड आइगन वैल्यू ये जो दो चीजें हैं इसकी वजह से हम क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं फैक्टर को। यहाँ पर 2 आते हैं, एक आप आता है आपका ऑर्थोगोनल रोटेशन और दूसरा कौन सा आता है आपका, दूसरा आता है आपका ऑब्लिक रोटेशन। ठीक है, कब किसमें क्या होता है, लेक्चर नंबर 29 एंड 30 रिसर्च का अच्छे से करें, वहां पे आपको सारा कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है कौन सी एक्सिस एंड कौन से में क्या होता है। ठीक है, वो आपको यह ध्यान रखना है। तो ये था आपका सवाल नंबर 6। अब हम चलते हैं सवाल नंबर 7 की ओर। सवाल नंबर 7 क्या बोल रहा है, अगेन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर टाइप्स ऑफ प्रोबेबिलिटी सैंपल। यहाँ पे किसके बारे में पूछ रहा है आपसे, प्रोबेबिलिटी सैंपल के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। अर्थात यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे पूछ रहे हैं निम्नलिखित में से प्रायिक प्रतिचयन के कौन कौन से प्रकार हैं। प्रायिक प्रतिचयन यानी कि प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग की बात हो रही है। तो जब भी आपको बताया हुआ है निमोनिक, उसको आप ध्यान रखेंगे तो आप कभी भी गलती नहीं करेंगे। ठीक है, निमोनिक क्या है आपका, यहाँ पर निमोनिक है आपका कोई अगर जाएगा स्नो सत्तू देगा, है ना, इसी प्रकार से कुछ है। ये होता है आपकी कोटा सैंपलिंग के लिए, ये होता है आपकी एक्सीडेंटल के लिए, ये होता है आपकी जजमेंटल के लिए, ये होता है आपका सैचुरेशन के लिए, ये होता है आपका और किसके लिए होता है, कोई तो भी एक है, और ये होता है आपकी डेंस सैंपलिंग के लिए। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है, लेक्चर में बताया हुआ है आपको। देखिए सिंपल सा यहाँ पर आएगा आंसर क्या, सैचुरेशन आपको दिख रहा है, यानी कि क्या नहीं होने वाला, डी यहाँ पर आपका नहीं होने वाला, क्योंकि आपने निमोनिक याद किया था, यहाँ से इसका आंसर बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, तो डी आपका बिल्कुल नहीं होने वाला। तो जैसे आपने डी को एलिमिनेट किया, ये तीनों भी आपको बताया हुआ है, सिंपल, रैंडम, प्रोपोर्शनेट और डिसप्रोपोर्शनेट। ये देखिए एकदम आसान सवाल है, इसको आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। ठीक है, बिल्कुल भी मिस ना करें आप इस प्रकार के सवालों को, आसान वाले। ठीक है, तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा, सही आंसर होगा आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 ए बी एंड सी ओनली। ये जो है आपका ये क्या है, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है, क्योंकि हमसे क्या पूछ रहा है, आर द टाइप्स ऑफ प्रोबेबिलिटी सैंपल, और हमको ये भली भांति मालूम है कि ये जो हमारा क्या है, ये हमारा नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपल होता है। अब हम चलते हैं सवाल नंबर 8 की ओर। सवाल नंबर 8 क्या बोल रहा है, अब यहाँ पर देखिए सवाल नंबर 8 में देखिए आपको बॉक्स दिया हुआ है इस प्रकार से, और उसको आपको आंसर करना है। 4 की कंसेप्ट पूछ रहा है आपसे, पॉइंट बाय सीरियल, कोरिलेशन कोएफिशिएंट, रिग्रेशन एनालिसिस, पार्शियल कोरिलेशन और आपका फाई कोएफिशिएंट। यहाँ पर सवाल नंबर कौन सा है आपका, सवाल नंबर यहाँ पर आपका 8। ठीक है, पॉइंट बाय सीरियल, रिग्रेशन, पार्शियल और फाई कोएफिशिएंट। ठीक है, इसमें से अगर आप देखें तो आपको सबसे बेहतर तरीके से क्या मालूम है, सबसे बेहतर तरीके से आपको मालूम है क्या, पार्शियल कोरिलेशन यहाँ पर क्या होता है। ठीक है, पॉइंट नंबर 3 जो है आपका पार्शियल कोरिलेशन, वो क्या होता है, यानी कि आंशिक सहसंबंध क्या होता है, वो आपको बड़े अच्छे से मालूम है। क्या होता है आंशिक सहसंबंध, एक सहसंबंध तकनीक जिसमें 3 चरों का मापन व तत्पश्चात 2 चरों के सहसंबंध से तीसरे चर के प्रभाव की सांख्यिकीय रूप से हटाना शामिल है। थोड़ा गलत लिखा हुआ है हिंदी में यहाँ पर, लेकिन फिर भी सही आंसर क्या है आपका, यहाँ पर डी के साथ आपका क्या मैच करेगा, आपका डी के साथ यहाँ पर मैच करेगा आपका डी के साथ 3।
ठीक है, ये क्या होता है, ये आपका आंशिक सहसंबंध होता है। यहाँ पर देखिए एक ऐसी सहसंबंधात्मक विधि है, अ कोरिलेशन टेक्निक दैट इन्वॉल्व्स मेजरिंग 3 वेरिएबल्स। हम कितना माप कर रहे हैं, 3 वेरिएबल का यहाँ पर हम माप कर रहे हैं। ठीक है, एग्जाम्पल बताया भी था आपको। एंड देन स्टेटिस्टिकली रिमूविंग, किस प्रकार से हम सांख्यिकीय रूप से इस्तेमाल करते हुए हम क्या कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं इफेक्ट ऑफ थर्ड वेरिएबल फ्रॉम द कोरिलेशन ऑफ द रिमेनिंग 2 वेरिएबल्स। मतलब मान के चलिए यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पे हमने लिया मान के चलिए एज, सेक्स और इंटेलिजेंस। ठीक है, 3 चीजों को हम क्या कर रहे हैं, कोरिलेट करके देख रहे हैं। उसमें से हमने क्या किया, फिर एज और सेक्स को देख लिया और इंटेलिजेंस को हमने क्या कर दिया, यहाँ पे पार्शियल आउट कर दिया, आंशिक रूप से इसको हटा दिया है। ठीक है, यही क्या होता है, यही होता है आपका पार्शियल कोरिलेशन यहाँ पर। तो डी के साथ जैसे ही आप 3 को मार्क करते हैं, और देखिए वो चाह ही रहे थे कि आप केवल इतना कर लें, आपको इतना मालूम हो तो आपका सही आंसर तक आप यहाँ पर पहुंच जाएंगे। ये जो आपका है सही आंसर होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। सही आंसर क्या है आपका, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 जो है ये भी सही आंसर है। केवल एनटीए इतना चाह रहा है आपसे कि आपको बेसिक चीज मालूम हो, यानी कि पार्शियल कोरिलेशन क्या होता है वो आपको मालूम हो। लेकिन फिर यहाँ पर देखिए अगली जो चीज है वो क्या है, अब हम बात करेंगे यहाँ पर फाई कोएफिशिएंट के बारे में। याद करिए जब आपको पैराग्राफ प्रीमियम में करा रहे थे तो बताया था आपको ध्यान रखना है इस चीज को। इसका इस्तेमाल कब करते हैं हम करते हैं काई स्क्वायर के लिए। और यहाँ देखिए एन इन्फरेंशियल टेस्ट यूज्ड टू डिटरमिन इफेक्ट साइज फॉर अ काई स्क्वायर टेस्ट। काई स्क्वायर टेस्ट के लिए इफेक्ट साइज के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। तो आपको नोट कर लेना है अब यहाँ पर फाई कोएफिशिएंट क्या होता है, ये होता है द कोरिलेशन यूज्ड व्हेन बोथ मेजर्ड वेरिएबल्स आर डाइकोटोमस एंड नॉमिनल। ठीक है, कैसे हैं, मेजर्ड वेरिएबल्स आपके डाइकोटोमस हैं एंड नॉमिनल स्केल पे हैं, तब हम किसका इस्तेमाल करेंगे, तब हम इस्तेमाल करेंगे हमारे फाई कोएफिशिएंट का। फिर से बोलिए बार बार इस बात को, द कोरिलेशन यूज्ड, फाई कोएफिशिएंट क्या है, द कोरिलेशन यूज्ड व्हेन बोथ मेजर्ड वेरिएबल्स आर डाइकोटोमस एंड नॉमिनल। कैसे होंगे वेरिएबल हमारे पास यहाँ पर, डाइकोटोमस होंगे और नॉमिनल होंगे। डाइकोटोमस यानी कि 0 1, नॉमिनल यानी कि कौन से होंगे, पहले वाले में आएंगे, एन वाले में आएंगे। ठीक है, तो ए के साथ क्या जाएगा आपका 4 जाएगा, ये आपका यहाँ पर सही आंसर है। ठीक है, ए के साथ आपका 4 जा रहा है। उसके बाद देखिए बी के साथ बोल रहा है 1। पॉइंट बाय सीरियल कोरिलेशन कोएफिशिएंट क्या होता है यहाँ पर, द कोरिलेशन यूज्ड व्हेन वन ऑफ इट्स वेरिएबल्स इज मेजर्ड ऑन अ डाइकोटोमस नॉमिनल स्केल, डाइकोटोमस नॉमिनल स्केल एंड अदर इज मेजर्ड ऑन एन इंटरवल और रेशियो स्केल। पहला कौन सा होगा, पहला नॉमिनल पे होगा और दूसरा वाला कौन सा होगा आपके इंटरवल या फिर रेशियो स्केल में होगा। तब हम किसका इस्तेमाल करेंगे, तब हम इस्तेमाल करेंगे आपके पॉइंट बाय सीरियल का। पहला वेरिएबल किस पे होगा, नॉमिनल पे होगा, और दूसरा वाला किस में होगा, इंटरवल और रेशियो पे हो सकता है। ठीक है, तो बी के साथ आपका जाएगा 1। एंड देन देखिए सी के साथ भी आसान वाला था, अ प्रोसीजर दैट अलाउज टू प्रेडिक्ट एन इंडिविजुअल स्कोर ऑन वन वेरिएबल बेस्ड ऑन नोइंग वन और मोर वेरिएबल्स। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं यहाँ पर आपका रिग्रेशन एनालिसिस। ठीक है, सांख्यिकी जो है आपकी यहाँ पर है समाश्रयण विश्लेषण, इसको हम कहते हैं समाश्रयण विश्लेषण, रिग्रेशन एनालिसिस। यानी कि अगर आपको y की वैल्यू ज्ञात करनी है तो क्या होगा, आपको अगर x की वैल्यू मालूम हो तो आप y निकाल सकते हैं। इस प्रकार से आपका होता है। ठीक है, एक ऐसा प्रोसीजर दैट अलाउज टू प्रेडिक्ट एन इंडिविजुअल स्कोर ऑन वन वेरिएबल बेस्ड ऑन नोइंग वन और मोर वेरिएबल्स। यानी कि इसको आप ऐसा समझिए कि अगर मालूम हमको है कि क्या, अगर हमको मालूम है ये चीज की a procedure that allows to predict an individual score on one variable based on knowing one or more variables। अच्छा, तो यहां देखिए अगर मान के चलिए आपके आ रहे हैं मैथ्स में 50 नंबर, ठीक है, और आपके आ रहे हैं ज्योमेट्री में, ठीक है, मैथ्स करते हैं, अच्छा यहाँ एलजेब्रा कर देते हैं, एलजेब्रा में आपके 50 नंबर आ रहे हैं, ज्योमेट्री में आपके 42 नंबर आ रहे हैं, और क्या होता है आपका ट्रिग्नोमेट्री में आपका जो है कितने आ रहे हैं, आपके 48 आ रहे हैं, और कुछ भी चीजें जिसमें आपके कितने आ रहे हैं, और क्या होता है यहाँ पे आपका जो भी होता है स्टेटिस्टिक्स में आपके आ रहे हैं कितने, आपके आ रहे हैं मान के चलिए आपके आ रहे हैं यहाँ पर 60। ठीक है, ये आपका स्कोर मालूम है हमको। ठीक है, अब क्या करेंगे, क्या इसके आधार पर हम गैस कर सकते हैं कि आपका यहाँ पर जो है आपका मैथ्स में कितना स्कोर आएगा, क्या इसके आधार पर हम ज्ञात कर सकते हैं। हाँ, थोड़ा बहुत हम ज्ञात कर सकते हैं, आइडिया कर सकते हैं वहां पर। क्या हम ये ज्ञात कर सकते हैं कि आपका इसके अकॉर्डिंगली आपका अकाउंट में कैसे आप नंबर आएंगे, अकाउंट्स के अंदर आपके कैसे आएंगे, बैलेंस शीट टैली वगैरह आप कर पाएंगे या नहीं। तो क्या किया हमने, कुछ चीजों के बारे में हमको मालूम है, 2-3 वेरिएबल के बारे में मालूम है, उसके आधार पर क्या करेंगे हम प्रेडिक्ट करने का प्रयास करेंगे, अनुमान लगाने का प्रयास करेंगे कि आपके इसमें कितने नंबर आपके आने वाले हैं। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, क्या एग्जांपल दिया है, इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं आपका रिग्रेशन एनालिसिस यहाँ पर। ठीक है, तो ये था आपका सवाल नंबर 8। अब हम आगे देखते हैं सवाल नंबर 9 को। सवाल नंबर 9 क्या बोल रहा है, इसको आप यहाँ मैच कर लेंगे। सही आंसर क्या है हो रहा है आपका यहाँ पर,
सही आंसर आपका जो निकल के आ रहा है वो है आपका ऑप्शन नंबर 4, दिस इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, ओके। अब देखते हैं सवाल नंबर 9। ये देखिए आपको कराया हुआ है कई बार। यहाँ पर देखिए बात कर रहे हैं फिनोमेनोलॉजी के बारे में, नैरेटिव एनालिसिस के बारे में, ग्राउंडेड थ्योरी के बारे में, नेटनोग्राफिक एनालिसिस के बारे में। इसको आप मैच कर लेंगे। सही आंसर क्या है इसमें? सही आंसर है इसमें आपका ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, ये जो है ये इसका करेक्ट आंसर है। इसको आप यहाँ पर मैच कर लेंगे। नेटनोग्राफिक वाले किसकी बात करेंगे? नेटनोग्राफिक वाले किसकी बात करेंगे? बात करेंगे देखिए नेट, इंटरनेट की बात हो रही है, सोशल मीडिया। डी के साथ 2 देखिए 3 ऑप्शन में दिया हुआ है। ग्राउंडेड थ्योरी क्या करते हैं? थ्योरेटिकल कोडिंग करते हैं इसके अंदर, मेमो और वो सब चीजें करते हैं इसके अंदर हम यहाँ पर। ठीक है, नैरेटिव एनालिसिस क्या होता है आपका? कंस्ट्रक्शनिस्ट अप्रोच होती है। और फेनोमेनोलॉजी के अंदर क्या करते हैं हम? आइडेक्टिक वेरिएशन करते हैं यहाँ पर। ये आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर। और इस प्रकार से आप जो है एलिमिनेट करके सवाल को कर सकते हैं। ठीक है, इसमें समझाने ऐसा कुछ नहीं है, ये आपको लेक्चर्स में कराया हुआ है। ठीक है, घटना क्रिया विज्ञान। अब आप ये मत समझिएगा कि ये सवाल आपको सेम टू सेम ये रिपीट करेंगे, कभी रिपीट नहीं होगा आपका सेम टू सेम। हाँ, कंसेप्ट ये वाले जो है सेम रहेंगे आपके। ये कहाँ से करने मिलेगा आपको? ये आपको करने मिलेगा लेक्चर से। ठीक है, वहां से मिल जाएगा आपको। लेकिन उसके अलावा आप ये चाहें तो ये आपको जो है चेंज करके देते रहेंगे हमेशा। ठीक है, इसको आप ध्यान रखें। सही आंसर क्या है आपका? ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर। ठीक है, ओके। अब चलते हैं हम सवाल नंबर 10 के ऊपर। और ये जो है आपका देखिए कई बार कितनी बार पूछा हुआ है, अब आपको ये ध्यान रखना होगा। बार बार पूछ रहे हैं मैन विटनी के बारे में, विल्कॉक्सन साइन रैंक, क्रुस्काल वालेस और फ्राइडमैन के बारे में। हर बार आपको पूछा जा रहा है, तो इसको आप जो है ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए पकड़ते हैं किसी एक को। किसको पकड़े? यहाँ पर देखिए, यहाँ पे आपको क्या दिया है? मैन विटनी दिया है, विल्कॉक्सन दिया है, क्रुस्काल वालेस दिया है, फ्राइडमैन दिया है। अच्छा, यहाँ देखिए कई लोगों को कंफ्यूजन होती है। यहाँ पर एक बात आपको ध्यान रखनी है, जब भी हम क्रुस्काल वालेस की बात करेंगे, क्रुस्काल वालेस एच टेस्ट की बात करेंगे, हम किसकी बात कर रहे हैं? हम वहां पर वन वे अनुवा की बात कर रहे हैं। ठीक है, जब भी हम फ्राइडमैन की बात करेंगे, किसकी बात कर रहे हैं? हम वहां पर टू वे अनुवा की बात कर रहे हैं। खेल खत्म, आंसर आपका निकल जाएगा कोई भी हो। ये कंसेप्ट आपको नहीं भूलना है कि ये टू वे अनुवा का अल्टरनेटिव है फ्राइडमैन वाला, और आपका वन वे वाला का कौन सा है? आपका क्रुस्काल वालेस एच टेस्ट है। बाकी ये दोनों आपको कराया हुआ है टी टेस्ट वाले के अंदर। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है मोस्ट इंपॉर्टेंटली कि किसके अंदर क्या होता है, ताकि आप कभी ना भूलें। अब यहाँ पर देखिए फ्राइडमैन टेस्ट दिया हुआ है आपको, यहाँ पर फ्राइडमैन टेस्ट दिया हुआ है यहाँ पर आपको। ठीक है, अब फ्राइडमैन टेस्ट क्या है? टू वे अनुवा। अब आपको ये समझ में आना चाहिए टू वे अनुवा के अंदर क्या होते हैं आपके पास। टू वे अनुवा के लिए आपके पास होने चाहिए क्या? होने चाहिए आपके पास दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जब भी दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल का प्रभाव देखते हैं किसके ऊपर? एक सिंगल डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर, तब आपका जो है खेल खत्म हो जाता है। खेल पलट जाता है और आप किसका इस्तेमाल करते हैं? टू वे अनुवा का आप इस्तेमाल करते हैं। वन वे याद करिए, वहां पे हम क्या ले रहे थे? हमने कुछ नहीं लिया था, सिंपल से 3 ग्रुप थे हमारे पास अलग अलग। तो फ्राइडमैन के लिए हम करेंगे दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं हम फैक्टर्स, कारक इसी को हम बोलते हैं। और वही कारक देखिए कहां पे लगा हुआ है? नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। जी हाँ, फ्राइडमैन टेस्ट नॉन पैरामेट्रिक है। फॉर डिटरमिनिंग वेदर द मीन रैंक्स ऑफ 3 और मोर रिलेटेड सैंपल्स अंडर 2 फैक्टर्स, 2 फैक्टर डिफर सिग्निफिकेंटली। तो डी के साथ क्या कर देंगे आप? यहाँ पर 4 को मैच कर देंगे, आंसर आपका आ गया। और कुछ नहीं करना आपको, एक चीज को आपने पकड़ के इस प्रकार से आंसर निकाल लेना है। ये जो आपका यहाँ पर सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका, ये आपका करेक्ट आंसर है। डी के साथ 4 क्यों किया हमने? क्योंकि हमारे पास क्या है? 2 फैक्टर्स हैं। बाकी देखिए इसमें आपको 2 फैक्टर नहीं मिलेगा, इसमें भी नहीं मिलेगा और इसमें भी नहीं मिलेगा। अब देखिए मजेदार बात। ठीक है, अब क्रुस्काल वालेस की बात करें, क्रुस्काल वालेस में क्या होता है हमारे पास? वन वे अनुवाद इस्तेमाल करेंगे, दो तीन से ज्यादा सैंपल हमारे पास होते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखिए नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट यूज टू डिटरमाइन डिफरेंसेस बिटवीन 3 और मोर ग्रुप्स ऑन अ रैंक्ड वेरिएबल फॉर बिटवीन सब्जेक्ट डिजाइन। ठीक है, 3 या 3 से ज्यादा ग्रुप हमारे पास हैं। ठीक है, रैंक्ड वेरिएबल बोला हुआ है यहाँ पे फॉर बिटवीन सब्जेक्ट डिजाइन, तो क्या जाएगा आपका? ए के साथ जाएगा आपका 3 यहाँ पर। क्लियर है यहाँ पर आपका? अब यहाँ पर देखिए मैन विटनी टेस्ट का इस्तेमाल हम कम करते हैं। नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट फॉर सीइंग वेदर द नंबर ऑफ टाइम्स स्कोर्स फ्रॉम वन सैंपल आर रैंक्ड सिग्निफिकेंटली हायर देन स्कोर्स फ्रॉम अनदर अनरिलेटेड सैंपल। ठीक है, यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं? यहाँ पे अनकोरिलेटेड की बात कर रहे हैं, अनरिलेटेड की बात हो रही है यहाँ पर ना। तो ये क्या जाएगा आपका? ये जाएगा आपका मैन विटनी में। और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट जो आपका है असेसिंग वेदर द स्कोर्स फ्रॉम 2 सैंपल्स दैट कम फ्रॉम द सेम और सिमिलर केसेस डिफर सिग्निफिकेंटली। तो अभी देखिए यहाँ पर जो अभी आपने क्या किया था, अभी आपने ऊपर जो एक एग्जांपल दिया था आपको, लड़की चोटी और वो वाला जो बाल वाला एग्जांपल था। ठीक है, फिर हमने क्या दिया? दवाई दी उनको। वही यहाँ पर आपको पूछ रहे हैं। ध्यान से पढ़िए, आराम से पढ़िए, सवाल को कैसे पढ़ना होता है उसको समझिए, ताकि आप कभी नहीं फंसेंगे इस प्रकार से। नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट, ठीक है जी, नॉन पैरामेट्रिक है, ये हमको मालूम है।
फॉर असेसिंग वेदर द स्कोर्स फ्रॉम टू सैंपल्स, ठीक है, यानी कि दो सैंपल से हमने क्या किया हुआ है, दो सैंपल से हमने स्कोर लिए हुए हैं, ठीक है। तो एक बार पहली लड़की के ग्रुप से लिया, फिर दवाई खिलाई, और फिर दूसरी लड़की के ग्रुप से लिया, आई मीन सेम ग्रुप था, दवाई खिलाई, फिर सेम ग्रुप था, तो कितने सैंपल हुए हमारे पास, दो सैंपल हुए। दैट कम फ्रॉम द सेम और सिमिलर केसेस, केसेस जो थे 10 यहाँ पर 10 यहाँ पर, वो सेम केसेस थे, सैंपल बस क्या थे, अलग अलग थे। मतलब ऐसे समझिए कि आप क्या करते हैं, आप अगर खून की जांच कराने जाते हैं अपनी, ठीक है, कि आपको कुछ तबियत वगैरह खराब तो नहीं है, तो आपने मन के गए, अगर आपने एक सैंपल दिया 1 तारीख को, डॉक्टर बोलता है 14 दिन बाद आइए, आप गए अगली बार 15 तारीख को, तो बताइए क्या यहाँ पर सैंपल कितने हुए, सैंपल तो 2 हुए आपके पास, लेकिन यहाँ पर नंबर ऑफ केसेस कितने हैं, केसेस तो डॉक्टर के पास एक ही है, आपका केस है केवल, ठीक है, इसलिए क्या बोला हुआ है, सेम और सिमिलर केसेस यहाँ पे पूछ रहा है, ठीक है। तो सही आंसर क्या है आपका यहाँ पर, ये सही किसके साथ मैच करेगा, ये मैच करेगा आपका विल्कॉक्सन के साथ। इन शॉर्ट यहाँ पे कौन सा है आपका, ये वाला जो था आपका, ये था आपका इंडिपेंडेंट, ठीक है, और ये कौन सा है आपका, ये है आपका डिपेंडेंट। अब ये कैसे समझ में आएगा आपको, जो आप पढ़ेंगे अच्छे से लेक्चर के अंदर, ठीक है, रिसर्च सीरीज के अंदर वहां कराया हुआ है अच्छे से, और यहाँ पे भी आपको समझाया है अच्छे से, ठीक है, ओके। इसके बाद देखिए, ये था आपका, यहाँ पे सही आंसर क्या है आपका, सही आंसर यहाँ पर है आपका ऑप्शन नंबर 3, ये जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो फिर इस वीडियो के लिए इतना ही, मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, हम बात करेंगे हमारे सवाल नंबर 11 के आगे से, और इसको कड़ी को आगे बढ़ाएंगे।